नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको मिल रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा चैनल है ओम जायसवाल करके, आप उसे भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो दोस्तों सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? आपको बताना है। जो इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताते जाइएगा कि आपका आंसर, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके राइट आंसर बात कर लेते हैं। बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दूरी, डिस्टेंस का। प्रकाश वर्ष, जिसे हम लाइट ईयर भी कहते हैं, दूरी मापन की इकाई है और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन समय की इकाई नहीं है? 4 ऑप्शन आपको पास बताना है, इनमें से कौन समय की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश वर्ष। आपको मैंने बताया कि प्रकाश वर्ष जो कि दूरी की इकाई है, समय की नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूरी साल है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फैसला। आपको बता दें नूरी साल यानी प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष या नूरी साल कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें दोस्तों तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किमी या 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MKS प्रणाली में बल का एकक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन। आपको बता दें कि MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंगस्ट्रैम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लंबाई, लेंथ। आपको बता दें कि एंगस्ट्रम जो कि लंबाई मापने की इकाई है और 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है तो 10 के पावर -10 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 के घाते 5 पास्कल। बता दें कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और 1 बार बराबर कितना होता है तो 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए 1 बार बराबर कितना हो जाएगा तो 10 के घाते 5 पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? आप कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर बताते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्योति फ्लक्स। बता दें कि ल्यूमेन जो कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक है और किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ज्योति तीव्रता का मात्रक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कैंडेला। बता दें ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है और इसे ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक है और यह मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंडेला मात्रक है, आपको बताना है कि कैंडेला किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कैंडेला जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यानता की एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पॉई जूली। श्यानता के बारे में देख लेते हैं तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की 2 क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है और यह श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के एक ई बुक तैयार करवाया है जो कि 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर से जरूर ले लीजिए। इसमें 500 प्लस प्रश्न है विथ डिटेल और ट्रिक के माध्यम से साधारण वे में बताया गया है जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो आप इस ई बुक को ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है दोस्तों 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इस ई बुक से बाहर चला जाए, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए क्योंकि इस ई बुक में क्वेश्चन विथ डिटेल बताया गया है जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहाँ से जाके आप आसानी से इसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांक नियतांक h की बीमा समान है। कमेंट में अपना आंसर बताते चलिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक जो h की बीमा होती है किसके बराबर होती है, समान होती है, तो कोणीय संवेग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एनर्जी ऊर्जा की। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है और यह ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वरण की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एमकेएस प्रणाली में इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है और अगर सीजीएस प्रणाली की बात करें दोस्तों तो इसकी इकाई सेमी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 10 लाख। बता दें कि 1 किमी बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है और उसी तरीके से 1000 गुणे 100 सेमी करेंगे तो 1000 गुणे 100 गुणे 10 मिमी यानी कितना हो जाएगा, तो 10 लाख मिमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1 फेमटो बराबर होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 10 के घाते -15 मीटर। एसआई सिस्टम में फेमेटो 10 के घाते -15 को दर्शाता है और इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर यह फेमेटोमीटर हो जाता है जिसका मान 10 के घाते -15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 0.001 मिमी। आपको बता दें कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। इस तरह से अगर देखेंगे तो 10 के पावर -6 गुणे 10 के स्क्वायर सेमी बराबर 10 के घाते -6 गुणे 10 के स्क्वायर गुणे 10 मिमी हो जाएगा। इसी तरीके से देख लेंगे तो इसको हल कर देंगे तो 10 के पावर -6 + 3 मिमी बराबर 10 के पावर -3 मिमी। इसी तरह के इसको हल करेंगे तो 1/1000 बराबर कितना हो जाएगा 0.001 मिमी। तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है तो 0.001 मिमी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश वर्ष। आपको बता दें कि किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है और एक प्रकाश वर्ष की बराबर की बात करें दोस्तों तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको भी आप याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन ने। बता दें कि सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एक समान गति। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। आपको मैंने बताया कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन मैं फिजिक्स के कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूटन ने यह कहा था। आपको मैंने अभी बताया कि न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन के प्रथम नियम का।
आपको बता दें कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम नियम। अभी मैंने बताया कि गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है और इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी द्रव्यमान पर। आपको बता दें कि जड़त्व जो कि सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है और जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी रिविजन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेके आ गया है आपके लिए अभ्यास बैच जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा लाया जा रहा है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप रेलवे के टॉप जो कैटेगरी के एजुकेटर होंगे उनसे पढ़ेंगे, आपको डाउट सेशन दिए जाएंगे और आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके दिया जाएगा और आपको जो भी लेसन के नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों एक और फीचर ऐड किया गया है रेज हैंड फीचर। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं क्लास के दौरान अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन। आप बहुत अच्छे से इसका फायदा ले सकते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देखिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको 1500 का पड़ेगा। इसमें आप कोड इस्तेमाल करेंगे अगर OJ10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए और कंप्लीट रिविजन कीजिए आप रेलवे ग्रुप डी की। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गैलीलियो ने। आपको बता दें कि जड़त्व का जो नियम था उसे सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था और बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों को इसका हेल्प मिल सके। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन ने। आपको बताया मैंने कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से और रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। आपको बता दें कि ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार होता है और नीचे आती हुई लिफ्ट में आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व। आपको बता दें कि जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यानी किसी पिंड का वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान और दिशा दोनों स्थिर या नियत हों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संवेग संरक्षण। आपको बता दें कि रॉकेट जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारों से दूर फेंक देना चाहिए। आपको अभी मैंने बताया कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापित के मुकाबले में आलेखन किया जाता है। वक्र क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एक दीर्घवृत्त। सबसे पहले आपको SHM की फुल फॉर्म बता देते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इससे गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान त्वरण होता है। यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के समान त्वरण होता है क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल कैसा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी के केंद्र से जाता है। बता दें कि यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्प्रिंग का काठिन्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि स्प्रिंग का काठिन्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। स्प्रिंग का जो काठिन्य है वो स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है और स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिका क्षमता उतना ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवेग का माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भार पर। भार का आपको बता दें आवेश वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है और यह पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का जो मात्रक होता है वो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक माइक्रोन बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एक माइक्रोन किसके बराबर है? तो 0.001 mm के बराबर एक माइक्रोन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान का SI मात्रक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी केल्विन। आपको बता दें कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व के कारण। आपको बता दें कि जड़त्व के कारण ही पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती और यह एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिमान वस्तु में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा गतिमान ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गतिज एवं स्थितिज दोनों। आपको बता दें कि चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिया एवं प्रतिक्रिया। आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही हैं। आपको बता दें कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाएं रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं तथा दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। इस प्रकार से विकल्प तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आधा। आपको बता दें कि गति बढ़ाने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बोल्ट मापी। बोल्ट मापी द्वारा ही विभवांतर नापा जाता है और इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तरंग दैर्घ्य। आपको बता दें तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैकोमीटर उपकरण है जिससे मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्पीड चाल। टैकोमीटर जो कि एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शेफ्ट्स और रेशन नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है
ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है और टैकोमीटर यंत्र से वायुयानों की गति भी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पवन का वेग। बता दें एनीमोमीटर का जो उपयोग होता है वो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी डिस्टेंस, दूरी का। जो गति का प्रथम नियम अर्थात न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बल, फोर्स। आपको बता दें कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी संवेग। आपको बता दें कि भी वेग से गतिमान किसी m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किस सूत्र द्वारा? तो संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी m इंटू भी। इस प्रकार द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दाब की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पास्कल। दाब जो कि एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान। बल जो कि न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इस प्रकार बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी यानी दूरी, डिस्टेंस। आपको बता दें कि बल, वेग तथा त्वरण ये सभी भौतिक राशियां, सदिश राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाना आवश्यक होता है। अतः इनके मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, अतः दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उसका संवेग बढ़ाता है। आपको बता दें कि लंबी कूद के दौरान एथलीट को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद कर प्राप्त करनी होती है, अतः यह कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वेग में वृद्धि करके वह अपने शरीर का संवेग बढ़ा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान खाली स्थान कहलाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और इसे आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी त्वरण। बता दें कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है, और हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय x अक्षर पर तथा वेग y अक्षर पर प्रदर्शित करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विस्थापन। बता दें कि विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जी का मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है। आपको बता दें कि जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और जी का मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान है कि एसआई इकाई न्यूटन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वजन और बल। आपको बता दें कि बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है और वजन भी एक बल है जो पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मंदन आपको बताना है इनमें से है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ऋणात्मक त्वरण। बता दें कि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से यदि इसका वेग बढ़ता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने पर घटने लगे तो यह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी के केंद्र पर। आपको बता दें पृथ्वी की सतह से नीचे केंद्र की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है और पृथ्वी सतह से निश्चित गहराई डी पर गुरुत्व त्वरण का मान जी से कम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व कहते हैं। बता दें कि किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान। बता दें कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1/6। बता दें चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होता है बराबर 1/6 गुणे इसका पृथ्वी पर भार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संवेग का। किसी सेल के विस्फोट में इसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं और हम जानते हैं कि बाह्य बल के अभाव में निकाय का संवेग अचर रहता है, अर्थात निकाय इस दशा में संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वेग, वेलोसिटी। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होगा और वेग जो कि एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थिति
समय। गति का द्वितीय समीकरण वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थिति समय में संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बल एवं दाब। आपको बता दें कि कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब की विमा समान नहीं होती, बल की विमा तथा दाब की विमा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। आपको बता दें दो वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, और दो समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बल फोर्स की। आपको बता दें कि वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सदिश राशि है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोणीय संवेग। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान। आपको बता दें कि द्रव्यमान जो कि एक अदिश राशि है और द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋणात्मक। आपको मैंने बताया कि किसी सदिश का जो परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अदिश राशि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा। आपको बता दें कि बल, आघूर्ण एवं संवेग सदिश तथा ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डायरेक्शन, दिशा। बता दें कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्वाकर्षण से। आपको बता दें कि वायुमंडलीय गैसों के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिससे वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात में। आपको बता दें किसी वस्तु का भार mg होता है और वस्तु पर उत्क्षेपण बल कार्य करने की दशा में आभासी भार कम हो जाता है और निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल न लगने के कारण भार अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूटन प्रति किग्रा किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी त्वरण का। आपको बता दें कि त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किग्रा होता है और त्वरण एसआई पद्धति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। आपको बता दें कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर जी का जो मान होता है पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। आपको बता दें कि द्रव्यमान स्थान निरपेक्ष होता है अर्थात द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है और भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चूँकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है अतः चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विश्राम जड़त्व। आपको बता दें अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गेंद की गति विपरीत दिशा में होगा। गुरुत्वीय त्वरण जो कि सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर दबा के कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भीतर की ओर झुकता है। आपको बता दें कि यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है जिससे वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अपकेंद्रण। आपको बता दें जो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी समान त्वरण होता है। आपको बता दें कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें दोस्तों कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है और संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को अंगुलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी किग्रा मीटर स्क्वायर। आपको बता दें कि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर होता है और यह पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के वर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1/81। आपको बता दें कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है, लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकतम। आपको बता दें कि कली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य अर्थात लगभग 0 होता है और जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ने जाते हैं कण का वेग बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 किग्रा की वस्तु को जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 जूल। बता दें कि किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में विस्थापन 0 होता है, अतः कार्य भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेंटीमीटर घूर्णन किससे मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्ट्रोबोस्कोप। आपको बता दें कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है और बैरोमीटर की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर की बात करें तो इससे वायु का वेग मापा जाता है और हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी खींचा हुआ धनुष में। आपको बता दें कि खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चली हुई गोली, बहते हुए पानी तथा चले हुए हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चौगुनी बढ़ जाती है। यानी जब एक चल वस्तु की चाल दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है
298 के पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन अणु की ही जितनी। आपको बता दें कि किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 1/4। आपको बता दें गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान दूरी बढ़ाने पर घटता जाता है क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण दो पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर। आपको बताया मैंने संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। इस तरह देखेंगे तो P बराबर m भी हो जाएगा, यानी किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, जो आकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप उसे भी बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।